की अलग अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां पर हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के युवाओं को नई ऊंचाई देगा। हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। विपक्ष ने भी एयरपोर्ट को लेकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने सवाल खड़े किए और एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार, आपराधिक चूक और मिलीभगत की जांच क्यों नहीं, ये कहा, ये सवाल पूछा। जब एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं तो आनन फानन में पीएम द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी हमला बोला और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन आगे तरक्की के लिए क्या नया देंगे, ये देखने और सोचने वाली बात है। उधर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एयरपोर्ट बनाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। 180 करोड़ के काम पर 1800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पीएम इसकी जांच करवाएं और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सवाल, हरियाणा का सपना साकार, फिर क्यों सियासी वार। प्रदेश से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर सवाल क्यों, क्या सियासत चमकाने के लिए विरोध करना मजबूरी। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। यह है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। लेकिन हमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि हरियाणा को कोई विशेष पैकेज देकर जाएं, क्योंकि ये तो पहले की बात थी जो वो जिसका उद्घाटन किया है, लेकिन आगे के लिए उन्होंने क्या दिया उसका अभी मालूम नहीं है। कुछ कहा है पता नहीं, अनाउंस कुछ किया है कि नहीं मालूम नहीं कि क्या पैकेज मिला। हरियाणवियों से अन्याय और हरियाणा के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिए हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के हक में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से सवाल तो पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल, हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट के लिए 7,200 एकड़ सरकारी जमीन हरियाणा सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी है। इस जमीन की कीमत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है आज। इसके बावजूद भी हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार हिसार एयरपोर्ट की मालिक क्यों नहीं है। दूसरा सवाल, यह बताया जा रहा है कि अगले 1 साल तक हिसार एयरपोर्ट से मात्र 6 पैसेंजर जहाज जो हैं वो उड़ान भरेंगे हर रोज। तो हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट कब बनेगा। हिसार एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार और आपराधिक चूक सामने आई है। अखबार की खबरों ने साफ तौर से बताया कि 182 करोड़ से हिसार एयरपोर्ट की ये 4 दीवारी बनाई गई, पर असल में 4 दीवारी बनी नहीं, क्योंकि कोई नींव ही नहीं थी। कच्ची 4 दीवारी को ही पक्की 4 दीवारी बना दिया गया। जब इतनी भारी आपराधिक चूक हुई है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, इसकी लीपापोती क्यों की जा रही है, और इस पूरी आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेवार है। अगला सवाल, हिसार एयरपोर्ट में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है।
क्योंकि चार दीवारी के नीचे से जानवर हर रोज जा रहे हैं। वन्य विभाग ने भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा प्रांत जहां 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ 13 लाख बीपीएल में है, तो हम अपने सरकार के खर्चे से जहाज की टिकटों के घाटे की भरपाई क्यों करें? प्रधानमंत्री को आए स्वागत है। उनका हरियाणा से बहुत बड़ा संबंध रहा है। उन्होंने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हम एक डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उसके उद्घाटन कई बार हुए हैं। केवल उद्घाटन नहीं, उसको सुचारू रूप से चालू करवाएं। उससे पहले उस हवाई अड्डे के अंदर जो बेकायदगियां हुई है, जिस तरह से उसमें लूट मची है, जिस तरह से 180 करोड़ की वॉल बननी थी, जिसपे 1800 करोड़ खर्च कर दिया गया, दिखा दिया गया, या जहां जमीनें लेकर के अपने आप को मालोमाल करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो चीजें हमने विधानसभा में उठाई, और विधानसभा में तो मुख्यमंत्री, क्योंकि उसकी अपनी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री अगर सही मायने में इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी को जहां उद्घाटन करे वहीं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों के आदेश दे देना चाहिए, वे जांच करके इतने दिन में मुझे अवगत कराओ, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। चलिए, चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रूढ़ हमारे साथ हैं। सुरेश रूढ़ जी, आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। और जेजेपी से प्रवक्ता अजय गुलिया इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलिया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले सुरेश रूढ़ जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा से जुड़ी विकास की परियोजनाओं पर सवाल विपक्ष की तरफ से क्यों खड़े किए जा रहे हैं? पहला रिएक्शन सर चाहूंगा आज की चर्चा पर आपका। सुरेश जी। देखिए, मैंने अभी आपके चैनल पे डिबेट की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य सुना। बड़ी एक दुख की बात है। आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने प्रदेशवासियों ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए भी हरियाणा, जो देश की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने वाला प्रदेश है, यहां की पावन भूमि से कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए। 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने SC/ST सब प्लान बनाया था आरक्षण को लेकर, जातिगत अनुपात के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने 2015 में, यानी मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। आज बाबा साहब जी की जयंती के ऊपर तमाम पिछड़े लोग, SC/ST भाई बहन टकटकी लगाए देख रहे थे कि हरियाणा की एक राजनीतिक भूमि पर आज देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और बाबा साहब की जयंती है। शायद बाबा साहब से प्रेरणा लेकर मोदी जी आज कुछ अपनी लपेटने की, समेटने की बातें छोड़कर कोई काम की बात करेंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात। मुझे दुख ज्यादा इस बात का भी हुआ, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से और देशवासियों से बात शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में भी मैंने आपके चैनल के ऊपर सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नौकरियों में अड़चन डाली चुनाव से पहले। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला, और मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, TGT टीचर लगे थे, वेटिंग लिस्ट आज भी लंबित पड़ी हुई है। नायब सिंह सैनी सरकार को कितने महीने हो गए हैं सरकार में बैठे हुए। चुनाव से पहले डंडोरा पीटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हरियाणा के बहन और भाइयों को गुमराह करने के लिए, युवाओं को, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी उंगली उठाई थी कि ये रोजगार हम तो देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी रोजगार देने नहीं दे रही। जबकि कांग्रेस पार्टी का इसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य था कि हमने सिर्फ ये कहा था कि आप कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगी हुई है,
कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने वाली पार्टी है और आज इस लोकतंत्र और आजादी को और बाबा साहब के आज उनकी जयंती पर संविधान को भी संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमारे नेता राहुल गांधी के मजबूत कंधों के ऊपर है। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि आप आचार संहिता लगी हुई है, तब तक आप जब आचार संहिता हो लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करते हुए आप नौकरी की बंदरबांट मत कीजिएगा। अगर ये प्रधानमंत्री जी ने शायद जब कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाता है तो वहां की तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को उपलब्ध कराई जाती है। हमारी सरकार और हमारे से अलग भी कोई पूर्ववर्ती अगर सरकार रही है, सब में यही एक प्रकरण रहता है। लेकिन मुझे तो हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री को कोई इस विषय के ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं था जो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा हम नौकरी देना चाह रहे थे और कांग्रेस पार्टी नौकरी देने नहीं चाह रही थी। आपने नायब सिंह सैनी जी को सब दिलाने के बाद हरियाणा में कितनी नौकरी दी है? ठीक है, मैं दावे से कह रहा हूँ टीजीटी की वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है। जो चुनाव से पहले इन्होंने उस समय हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, तो चुनाव होते ही सरकार बनाते ये भूल गए कि हमने नौकरी देनी थी। और ये बात नायब सिंह सैनी जी तक यानी हरियाणा की सरकार तक अगर है तो तब भी मान लेते हैं कि हरियाणा सरकार की कोई मंशा नहीं है नौकरी देने की। वो तो हम रोज बोलते हैं, सिर्फ गुमराह करने की मंशा है इनकी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और वो प्रधानमंत्री जिसने हरियाणा का अन्न जल खाया पिया है, अगर उनको भी इतना भी ज्ञान नहीं है कि हरियाणा की धरती पर जाकर मैं क्या बोल रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशवासियों से यह जानकारी शेयर करना चाह रही है, ये बात ठीक है, बताना चाह रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी बात मैं विषय पे आता हूं जो आपने मुझे पूछा, 1 मिनट में ये बात भी कवर कर लेता हूं। उद्घाटन करना कितनी बड़ी बात है। आप कितने साल से सत्ता में बैठे हैं और कितनी बार इस एयरपोर्ट के, जिनको हमारे सांसद तो एयर ड्रम कहते हैं, कितनी बार उद्घाटन हो चुके हैं। आपने नींव नहीं है जिस दीवार की, करोड़ों रुपए उस पर बहा दिए। 2 दिन पहले नीलगाय घूम रही थी, उससे पहले कुत्ते घूम रहे थे एयरपोर्ट पे। सुरक्षा का मामला है। आपने यमुनानगर में क्या किया? थर्मल पावर स्टेशन हमारे कांग्रेस के समय का है। कितने साल आपको क्लियरेंस लेने में लगे? हर रोज आप बयान देते रहते हैं कि क्लियरेंस लेंगे। 11वें साल में आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में बैठी और हरियाणा में 14 का मंजूर हुआ थर्मल प्लांट और आज भी आप उद्घाटन कर रहे हैं। एयरपोर्ट का आपने 11 साल बाद उद्घाटन किया, आप इसको बना के तैयार कब करेंगे, इसका लोकार्पण कब करेंगे? ये बात हरियाणा की जनता, ठीक है, तमाम हरियाणा वासी आपसे पूछते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी लोग के पास भी। वीरेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है और सेकंड रिएक्शन आपका ही मैं इस डिबेट में लेना चाह रहा हूं, क्योंकि सुरेश टूर जी ने कई सारी बातों का जिक्र किया। आप तो विकास की उड़ान बता रहे हैं, लेकिन कई सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है। वीरेंद्र जी, आपका रिएक्शन। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है अब। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष सवाल खड़ा करे, ये उसका अधिकार है। उसके इस अधिकार पर अपने को आपत्ति नहीं है, हम आपके इस अधिकार का सम्मान करते हैं। लेकिन प्रतिपक्ष बेतुके सवाल खड़ा करे, हास्यास्पद सवाल खड़ा करे, प्रतिपक्ष तर्कहीन बात करे और कुतर्क करे और कोरी राजनीति करे, तो निर्णय जनता के ऊपर छोड़ना पड़ता है। निर्णय जनता, क्योंकि जनार्दन है प्रजातंत्र में, वही करती है। उसी पर हम और आप छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। 2014 में कांग्रेस पार्टी को बाहर करके सत्ता से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, अपने चुनावी सभाओं में जो कहा, वो हमने सत्ता में आने के बाद, काम संभालने के बाद करना शुरू किया। हम फिर चुनाव में गए, हम लौटकर सरकार में आए। किसके निर्णय से आए? हरियाणा की जनता के निर्णय से आए। क्यों आए? क्योंकि हरियाणा की जनता कांग्रेस से और अन्य किसी भी प्रतिपक्षी दल से अधिक भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती थी। न करती तो सुरेश रोड जी की पार्टी सत्ता में आ जाती। इन्होंने 19 के चुनाव में भी हमारे बारे में तमाम तरह की उल जुलून अनाप शनाप बातें की, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनकी नहीं सुनी। 25 में
फिर ये जनता के बीच में गए, हम भी गए, और 19 से 25 के बीच में जो हमने काम किए थे हमने जनता के दरबार में जाकर बताए, आपके चैनल के माध्यम से भी बताए, और जनता के बीच में जाकर भी हमने जनता के चरणों में निवेदन किया कि देखिए साहब, हमने ये कहा था, ये कर दिया, और भविष्य में हम ये करेंगे। इनके पास भी मौका था, इन्होंने भी कहा, हमने भी कहा। प्रजातंत्र के प्रधान न्यायाधीश यानी हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। मैं ये समझता हूं इससे बड़ा कोई प्रतिपक्ष के कुतर्कों का उत्तर नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा जवाब है। प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञान नहीं है। इस तरह की भाषा जब सुरेश रोड जी बोलते हैं तो मुझे उनकी सोचने, समझने और कहने की क्षमता पर ही संदेह करने का अधिकार है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के ऐसे नेता जिनका डंका भारत में ही नहीं, भारत के अधिकांश राज्यों में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में बजता है, जब आप उन पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश करते हैं सुरेश जी, तो आक्रोश भी मन में आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हंसी अधिक आती है, हंसी अधिक आती है। रुक जाइए, मैं आपको मैंने बिल्कुल बोलने दिया, आपको टोका नहीं। आपने जो कहना था आपने सब कहा। मैं आपके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में फिर से दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, नौकरियां आपने भी दी होंगी, लेकिन जितनी नौकरियां 10 वर्षों में आपने दी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके कंपेरेबल, जो उसके समांतर जो 10 साल उसके बाद हम सत्ता में रहे, आपके द्वारा दी गई नौकरियों से लगभग 2 गुनी सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां हमने दी। हम यही कहते आए हैं, हम यही आज भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उसी तरफ इंगित कर रहे थे। आप भी नौकरियां देते। रुकिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। नौकरियां इनके कार्यकाल में भी मिलती थी, लेकिन नौकरियां मिलती थी जाति देखकर, जिला देखकर, किसके पास नोटों का कितना बड़ा झोला है ये देखकर नौकरियां हमने भी दी, 2 गुनी दी, पारदर्शिता से दी, और हरियाणवी को हरियाणवी समझा, वो किस जिले का है, किस जाति का है, किस गांव का है, मुख्यमंत्री के जिले का है कि नहीं, हमने ये भेदभाव नहीं किया। यही हमारी नीति नौकरियों के मामले में थी, यही विकास कार्यों के मामले में है। हरियाणा में पहले अगर इनेलो की सरकार होती थी तो मुख्यमंत्री के जिले पर ही फोकस होता था, बाकी सारा हरियाणा जहां मर्जी जाए। जब इनकी सरकार थी रोड साहब की, तब इनका फोकस केवल एक आध जिले पर रह जाता था। हरियाणा में मनोहर जी पर, नायब सिंह जी पर यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि हमने कहीं भेदभाव किया हो। जब देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में आए, हरियाणा की पिछली सरकारों के कामकाज का पर्दाफाश करें, इनको आईना दिखाने की कोशिश करें, तो इनको दर्द होना स्वाभाविक है। मुझे भी पीड़ा है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि हरियाणा को एयरपोर्ट की सौगात मिली, कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। अगर इतना ही सरल था, एक क्षण दे दीजिए मुझे और बस 30 सेकंड दे दीजिए। अगर आप ये काम कर गए होते तो हमें और हरियाणा की जनता को इंतजार नहीं करना पड़ता, हमको या प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने नहीं आना पड़ता, शायद मनमोहन सिंह जी कर जाते। हमने हरियाणा को 24 घंटे 80% गांवों को बिजली दी। आपने दे दी होती तो हम कहां कहते कि हमने दी। आप हमारे जैसी बेहतरीन सड़कें, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बना देते तो हमारे पास कहने को कहां होता। ये तो आप ही कर चुके होते। आपकी नाकामियां जहां जहां रही, जिस क्षेत्र में, वहां वहां हमने बेहतरीन काम करके दिखाया, इसलिए सत्ता में हैं। ठीक है रोड साहब, हम किसी की कृपा से नहीं, जनता का मन जीतकर सरकार में है और सरकार चला रहे हैं। इस बात को क्यों बोलते हैं आप? ईवीएम की कृपा से ठीक है रोड साहब, आऊंगा थोड़ा सा रुकिए। अभी 2 लोग और हैं, पहले 2 लोगों का पहला रिएक्शन, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। चूंकि इनेलो का जिक्र किया वीरेंद्र जी ने, तो रजत जी आप ही के पास में आ रहा हूं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या सिर्फ विरोध करना एक मजबूरी बन गया है? और ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं रोड साहब की तरफ से भी, कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को आप? ये जो विकास की सौगात हरियाणा को मिली है, इसका फायदा किसको आखिर मिलने जा रहा है? देखिए, पहले तो जो आप कह रहे हैं कि विरोध करना मजबूरी हो गया है,
मैं आपकी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि विरोध करना इतना मजबूर हो गए हम विरोध करने के लिए कि पूरे देश में केवल मात्र हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, मतलब यूटी तक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक में, कि जिनके पास अपना आज तक खुद का एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं था। तो अब आप इसको विरोध करना मजबूरी कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे कि 14 अप्रैल 2025 तक का हरियाणा वासियों को, जबकि भाजपा की पिछले 11 साल से सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, और उसके बाद पूरे देश में क्या सिर्फ हरियाणा को इतना नजरअंदाज किया हुआ था? आप मान करके चलिए कि अगर गुजरात से तुलना करें तो गुजरात में 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। भुज, कांडेला, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, खेशोर, दीव, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत। आप अपने अगर पास में देखें, पंजाब के अंदर भी आपको 5 जगह अपने एयरपोर्ट मिल जाएंगे। इवन हिमाचल के अंदर बुनतर कुल्लू में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, देहरादून में है, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में है, पंतनगर में है। उसके बाद मोहाली का ले लीजिए, अमृतसर का पंजाब में, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट। हरियाणा के अंदर आपको एक एयरपोर्ट नहीं दे पा रहे आप। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? मजबूर तो हरियाणा के लोग हो गए। ऊपर से आप बात करते हैं कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपने ऊपर जो है कि हाँ थर्मल पावर। देखिए, जो यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट है, वो उसकी नींव नहीं, केवल उसकी जो सोच थी वहां रखने की, पूरी की पूरी जमीन जो एक्वायर करके दी, वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने उस पे काम स्टार्ट किया था। किसी को वहां पे नींव का पत्थर या कहां कितनी जमीन चाहिए, और सारा का सारा रोड मैप हम तैयार करके गए थे। बल्कि कांग्रेस तब जब आई तब उन्होंने दीनबंधु छोटू राम जी के नाम से था ये, वहां पे तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सारा, और उस अनिल अंबानी के अंदर वहां सब स्टैंडर्ड मशीनरी लगा दी, जितनी हमने कंडीशंस लगा रखी थी कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कैसी मशीनरी चाहिए। वहां चाइना से सब स्टैंडर्ड मशीनरी लगा, हमने कहा जर्मनी से लेके आए, अच्छी अच्छी कंपनियों से लेके आए, सारे क्लॉज हटा दिए। वो अनिल अंबानी जिसका और 39,000 करोड़ का वो था, वो डिफॉल्ट कर रखा था, लोन ले रखा था बैंक का, और 450 करोड़ में वो सेटल कर दिया। आप बताओ, वो खुद तो बैंकरप्ट हो गया, वहां का भी भट्ठा बिठा दिया उस थर्मल पावर प्लांट का। उसका एक और यूनिट है, कोई नया कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया हो कोई, वो नहीं है, उसमें एक अलग से यूनिट का उद्घाटन करने आए हैं। तो हरियाणा को क्या सौगात दी? कोई नई सौगात दी हो? जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट का मुद्दा अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा पटल के ऊपर, कितने भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, कौन चहीते हैं जिनके वहां पे एयरपोर्ट के नाम के ऊपर आसपास की जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने बिना नींव की दीवार, तो आए दिन आंधी तूफान होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें तो आए दिन गिरती रहती हैं। जिसकी नींव मजबूत नहीं होगी, उस दीवार का क्या करोगे आप? वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह, और हिसार के आसपास के एरिया में तो नीलगाय वैसे ही बहुत है, वो तो नीलगाय किसी गाड़ी को लग जाए तो गाड़ी को बराबर कर देती है। तो ये सारा का सारा आपको ये चीजें, और हमें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उम्मीद थी। ठीक, आप देखिए, अगर कोई अमेरिका से आता है, अमृतसर में उतरता है विमान, और वैसे भी अगर दिल्ली के लिए भी स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो कोई फ्लाइट अगर लैंड नहीं कर पाती, उसे जयपुर मुड़ना पड़ता है जाके राजस्थान के अंदर। अब अगर वो हिसार सबसे पास पड़ता है, उस हिसाब से भी यहाँ से भी कोई दुबई फ्लाइट जाए, यहाँ भी कोई सुविधाएं का लाभ ले सके। आपने कहा लाभ किसको मिलेगा? अरे लाभ तो मिल नहीं रहा किसी को। शेड्यूल ऐसा रख दिया, दिल्ली में 5:30 बजे रात जाके शाम को फ्लाइट उतरेगी, 1 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगाएगा, 1 घंटा आगे पहुंचने में लगाएगा, तब तक दफ्तर बंद हो जाते हैं सारे। मतलब सुविधाएं मिले तो सही किसको, और इतना लंबा इंतजार पूरे देश में सिर्फ हमें वंचित रखा गया। ठीक है, मतलब पूरे देश में क्या सिर्फ हरियाणा वासी जो इतना टैक्स देते हैं, कहने को हरियाणा की बातें करते हो, उन्हीं को वंचित रखते हो, और उसके बाद पूछते हो कि किसको सौगात मिलेगी, भला किसका होगा, और विरोध करना मजबूरी। अरे किस बात की मजबूरी भाई?
आप जांच कराइए, कौन क्या कहां भ्रष्टाचार हुआ है उसको देखिए। ठीक है सर, मैं अजय गुलिया साहब के पास जा रहा हूं। अजय गुलिया साहब, दोनों प्रवक्ता विपक्ष के जो आरोप लगा रहे हैं उनमें आपको दम नजर आता है, या फिर जिस तरीके का दावा सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए ये विकास की उड़ान है और जो मिल रहा है वो तो हरियाणा को ही मिल रहा है, कैसे दोनों के दावों को आप देख पा रहे हैं? क्या सियासत चमकाने के लिए ये विरोध किया जा रहा है या वाकई में हरियाणा के लोगों को कुछ लाभ होने वाला है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को आज एक नई सौगात मिली, इससे हरियाणा प्रदेश को लाभ होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो कमियां रह गई है वो काम विपक्ष का उसको उजागर करने का है, सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको सरकार प्रदेश के अंदर चलानी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, लेकिन मैं एक चीज जरूर मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस हिसार एयरपोर्ट का सपना देखा और उसको पूरा साकार करने के लिए 4.5 साल सत्ता में रहते हुए लगा दिए, उस व्यक्ति को भुलाया जाना गलत बात है। देखिए जिस व्यक्ति के, और ये तो मेरे कहने की बात नहीं है, जब सरकार में जननायक जनता पार्टी थी, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि भाई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की सोच है कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट कार्गो हब हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट चले जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो, और एयरपोर्ट को इतने बड़े स्तर का बनाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई यात्रा है वो हिसार से हो सके। ये सारी सोच उनकी थी और उन्होंने इसके लिए काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो मैं समझता हूँ कि उसको हरियाणा की राजनीति की समझ नहीं है, या हरियाणा में क्या हो रहा है उसको इस बात की समझ नहीं है। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो हरियाणा प्रदेश को सौगात मिली है, हम और चाहते हैं कि इसको और बेहतर करें, इसको और बेहतर करें। और जो सोच पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की थी, इसको जिस स्तर पर इसको ले जाने की थी उस स्तर तक इसको लेकर के जाएं। हम स्वागत करने वाले लोग हैं। अगर हरियाणा प्रदेश को कुछ मिलेगा, कोई भी सरकार दे, कल को अगर कोई और सरकार है वो भी काम करती है, या हमें उस सरकार का हिस्सा है नहीं है, या हम सरकार में हैं, तो भी हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश सरकारें जनहित के काम के लिए चुनी जाती हैं, जनता के हितार्थ काम करने के लिए सरकारें चुनी जाती है। और जब भी कोई नया रोड निकलेगा, नया एयरपोर्ट बनेगा, नई रेलवे लाइन बिछेगी, तो जरूर उससे प्रदेश को फायदा होगा, हम ये बात मानते हैं। लेकिन जो जिस व्यक्ति ने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ 4.5 साल काम किया, इस एयरपोर्ट को बनाने में अपना जी जान लगा दिया, उस व्यक्ति के योगदान को भुलाना नहीं चाहिए कम से कम सरकार को। हमारा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल का बहुत समय इस एयरपोर्ट को बनाने में और अपनी पूरी ताकत झोंकी इस एयरपोर्ट को बनाने में, उस व्यक्ति के योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला के योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है अजय गुलिया साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश अरोड़ा जी, आप रख सकते हैं अपनी बात, चूंकि आपने कई सारी बातों का जिक्र बीच में करना चाहा वीरेंद्र चौहान जी की। मैं चाहूंगा रखिए अपनी बात आप, फिर मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए वीरेंद्र चौहान जी ने हमारे जो भी सवाल थे उन सब का एक ही जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी 14 में, 19 में, 24 में जनता ने दोबारा से सत्ता में काबिज करा दी, इसलिए इनसे कोई सवाल करना उचित नहीं है विपक्ष का। इनका ये साफ निकलता है जी। मैंने ये पूछा था कि आपने चुनाव से पहले ढिंढोरा पीटा था रोजगार देने का, नौकरियां लगाने का, सत्ता में आप आ गए, मुख्यमंत्री जी ने शर्त ले ली, उसके 4-5 महीने निकल गए और अभी भी टीजीटी वेटिंग लिस्ट आपकी पेंडिंग है, जिसके लिए आप तब हाई तौबा मचाए हुए थे। इस बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया चौहान साहब। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो आप 2 साल पहले महिला आरक्षण लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी ने तब भी मांग की थी कि इसको तुरंत लागू किया जाए, और यही नहीं इसमें 1/3 SC, ST और OBC माताओं और बहनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके विषय में प्रधानमंत्री जी आज बाबा साहब की जयंती के ऊपर भी कुछ नहीं बोल कर गए। हमने ये भी कहा था कि जैसे हमने कर्नाटका में और तेलंगाना में जो आरक्षण है राज्यों का, वो शेड्यूल 9 में शामिल किया हुआ है, तो इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, ताकि राज्यों का आरक्षण 50% की जो सीलिंग है उसको हटा के सुरक्षित किया जा सके। और सबसे बड़ी बात जो जननायक राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आपने जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा।
और आप जो योजनाओं का ढंढोरा पीटते हैं, विकास की बात करते हैं, झूठे आंकड़े परोसते हैं। आप 2011 की जातिगत जनगणना जो कभी कांग्रेस पार्टी के समय में हुई थी उसके ऊपर कर रहे हैं सत्ता। आज 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी का एक प्रावधान था कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी, उसके ऊपर ही विकास की योजनाएं बनती थी। आपने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग तो कर दिया, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी की हर 10 साल में जनगणना की जो एक प्रणाली चल रही थी उसको आपने खत्म कर दिया। आप 2011 में खड़े बात करते हैं आप विकसित देशों से तुलना करने की। आपने तो इस हिंदुस्तान को भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी आपके चर्चा के माध्यम से दोबारा से दोहराती है कि इस देश में राहुल गांधी जी के आह्वान के ऊपर ठीक है जनगणना करनी जरूरी है ताकि विकास की योजनाओं को सही तरीके से ठीक है सर। लेकिन सुरेश जी एक छोटा सा सवाल, फिर मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जो जिक्र वीरेंद्र जी ने किया और आपने भी उस बात को दोहराया कि बार बार जनता मौका बीजेपी को दे रही है, तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। आप सवाल उठाइए, लेकिन इस बात उठना चाहिए। देखिए मैं रोक रहा हूं। नहीं, मैं सुरेश जी की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र जी मैं सुरेश जी की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर। मैं सुरेश जी की बात कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर सरकार बार बार आ रही है तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन सुरेश जी, सवाल मेरा ये है कि जनता मौका तो दे रही है, तो जनता क्या सोचकर और क्या देखकर मौका दे रही है? तो क्या आप ये जनता के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं फिर सुरेश जी? नहीं, देखिए हम तो पहले भी कहते आए, हम बोलते हैं कि चाहे इनको हमारे आपत्ति भी क्यों ना हो आरोपों से, ये अग्निवीर लेके आए, हम वही स्थायी सेना की भर्ती चाहते हैं। हम हरियाणियों को रोजगार देना चाहते हैं और HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन के माध्यम से पक्की नौकरी चाहते हैं। ये कौशल रोजगार निगम के तहत दिहाड़ी पे लोगों को लगाते हैं। हमारे आरोप अपनी जगह हैं और वो रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसका जिक्र तो वीरेंद्र जी ने भी किया कि हम हरियाणा के युवाओं को कैसे अग्रणी रखा जाए, कैसे आगे और विकास को लेकर काम किया जाए युवाओं के लिए, इस पर तो फोकस कर रहे हैं। इस बात का जिक्र तो उन्होंने भी किया। मैं ही दे देता हूं उत्तर। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है, ठीक है। चलिए वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि अभी जो गुलिया साहब ने भी कहा, एक मिनट वीरेंद्र जी, गुलिया साहब ने भी कहा कि जो आरोप लग रहे हैं उनको एक सकारात्मकता के तौर पर लेकर गंभीरता से लिया जाए और सोचा और समझा जाए, इस पर क्या आपका फोकस रहेगा? मैंने जब अपनी बात रखी, अपनी बात की शुरुआत इसी बिंदु से की थी कि प्रतिपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है। पता नहीं सुरेश जी को कब सुन गया कि मैंने ये कहा कि इनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मैंने ये कहते हुए, सुरेश जी प्लीज, मेरी बारी, मैंने कह दूं कुछ। मैंने नहीं कहा था भाई सुरेश जी, विपक्ष को सवाल उठाने का हक था, हक है, हक रहेगा, रहना चाहिए, लेकिन सवाल में दम तो हो, सवाल में तर्क तो हो, सवाल में तथ्य तो हो। पूरी राजनीति करोगे। एक मिनट भाई, बीच में हर वाक्य में बोलोगे क्या? मैं भी बोल सकता था, मैं भी आपके हर वाक्य में बोल सकता था ना सुरेश जी, आपके हर वाक्य में मैं बोल सकता था, मुझे भी आता है बोलना, ऐसा मत करो। तो मेरा ये कहना है प्रतिपक्ष नहीं भाई, नहीं, गलत है। सुरेश जी सुन लेते हैं एक बार, या मुझे कह दीजिए, चौहान साहब कहना क्या चाह रहा है, सुन लीजिए एक बार। ये कोई तरीका थोड़ी है। मैंने ये कहा कि प्रतिपक्ष तर्कपूर्ण ढंग से तथ्यों के आधार पर कहीं सरकार की आलोचना करता है और उसमें कहीं कोई सुधार करने की किसी चीज में गुंजाइश अगर होगी तो हमने पहले भी चीजों को दुरुस्त किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन आप कोरी सियासत करेंगे, आप झूठ फैलाएंगे, आप छल करेंगे सियासत में, और भारतीय राजनीति के अगर मैं खलनायक कहूं तो भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भारतीय राजनीति के खलनायक की भूमिका में आ चुके राहुल गांधी को जननायक कहेंगे तो मुझको आपत्ति है साहब, मेरी आपत्ति दर्ज करिए। मैं राहुल गांधी को कहां से नायक ही नहीं कोई मानने के लिए तैयार है। जननायक कब हो गए ये अपने आप में सोचने की बात है। सुरेश जी, पूरा देश निकल गया। एक मिनट सुरेश जी सुनो, तो सुरेश जी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी जवाब दे रहा हूँ। सुरेश जी सुन लो, सुरेश जी सुन लो। आपने कहा कि आप तो कच्ची नौकरियों के खिलाफ हैं। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं आप।
हरियाणा में हजारों नौजवानों को ठेकेदारों के चंगुल में फंसाकर आप गए थे। हमने कौशल निगम बनाकर पहले उनको ठेकेदारों के चंगुल से निकाला और अब उनमें से अधिकांश की नौकरी की सुरक्षा तब तक के लिए कर दी जब तक कि सेवानिवृत्ति की आयु नहीं होती। तो आपसे हम बेहतर हैं कि आप जो ठेकेदारों के हाथ में उनकी नकेल छोड़ करके चले गए थे। दूसरा, नौकरियां किसने दी, किसने रोकी, यह तस्वीर इतनी शीशे की तरह साफ है। हमने आपसे 2 गुनी नौकरियां दी, यह सत्य है। हमने चुनाव से पहले आपने जिन 25,000 नवयुवक नवयुवतियों को उनकी नियुक्ति के रास्ते में बाधा डाली थी अपने एजेंटों के माध्यम से, और सीधे तौर पर आपकी नेशनल लीडरशिप ने दखल देके हमने मुख्यमंत्री की शपथ से पहले उनकी ज्वाइनिंग करवाई। ये हमारी उपलब्धि है। हमने अपना वचन पूरा करते हुए कौशल निगम के कच्चे कहलाने वाले कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की। आप में दम होता, आपकी नीतियां स्पष्ट होती तो ये काम आप करके जाते। तो हम आपसे हर मोर्चे पर बेहतर काम कर रहे हैं। और गजब की बात यह है कि आप सच्चाई को, तथ्यों को स्वीकार करने के बजाय घुमा फिराकर वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। और एक और गजब की बात कह दी आपने कि भारत में जनगणना वो कांग्रेस की देन है। क्या कांग्रेस ने शुरू की जनगणना? कांग्रेस की किसी नीति और कार्यक्रम का नाम जनगणना है क्या? सुरेश जी, इतिहास पढ़िए, पन्ने पलटिए, पीछे की तरफ जाइए, सुनिए तो सही। बाद में दे देना जवाब, अपनी बारी में जवाब देना ना, अपनी बारी में जवाब अपनी बारी में दीजिएगा। आपको मौका पूरा मिल रहा है ना, आपको मौका पूरा मिल रहा है सुरेश भाई। मेरी बारी में नहीं, फिर आप कैसे बोलोगे? आप अपनी बारी में कैसे बोलोगे फिर? नहीं, सुनो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। भारत में सुरेश जी को, कांग्रेस की लीडरशिप को बताना चाहता हूं, इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, पन्ने पलट लें, पीछे की तरफ जाएं। जनगणना हर 10 साल बाद हो, यह सिलसिला गुलामी के दौर में अंग्रेजों के शासन में शुरू हुआ था, वो चल रहा था। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका प्राथमिक कारण बना कोविड के कारण वो व्यवस्था गड़बड़ा गई। हम उसको दुरुस्त करेंगे, जनगणना भी होगी, परिसीमन भी होगा, और आंकड़े जनगणना के वो जल्द आधिकारिक आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जातीय जनगणना जो आजकल आपका प्रिय विषय है, बार बार आप और राहुल गांधी दोहराते हैं, भाई ये बताइए, आपने 1947 में क्यों नहीं कर ली थी? आपने 51 में, 61 में, 71 में जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं करनी शुरू कर दी? आप जातीय जनगणना की बात केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी जातिवादी राजनीति पर कुठाराघात किया है और समाज के सब वर्गों को एकजुट करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हम समाज के सब वर्गों में, खासतौर पर पिछड़ों में, अनुसूचित जातियों में बनाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए आप खास तौर पर हिंदू एकता पर तो कुठाराघात करना ही चाहते हो। हिंदू बिखर जाए, हिंदू वो जातियों में बिखर कर आपस में लड़े, और आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ बिल को अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ड्रैकोनियन ताकतें देते हुए सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति कर पाए, इसलिए आप हर सांस में जातिवादी गणना की बात करते हो। एक सेकंड रुक जाइए, आपने इनको पूरा समय दिया। जाति की गणना की बात करने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से संसद में जाति पूछ ली। ये करोड़ों लोगों से जनगणना के समय जाति पूछने की बात करने वाले लोग, जब इनसे संसद में इनके नेता की जाति पूछ ली गई तो इन्होंने संसद में तूफान मचा दिया था। सारे हर नागरिक की जाति पूछना चाहते हो, दर्ज करना चाहते हो, आंकड़े जुटाना चाहते हो, सियासत का पतीला जाति पर चलाना चाहते हो, और राहुल गांधी की जाति नहीं बताना चाहते। कैसी दोगली सोच कांग्रेस की है, इसका उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। और भाई साहब, ये महिला आरक्षण, देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? आप रहे। सर्वाधिक समय आप सत्ता में रहे, आपने नारी शक्ति को आरक्षण नहीं देने दिया। और तो और, जब हमने हरियाणा के स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बनाया, तो दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक उसके रास्ते में बाधा बनने वाले आप लोग थे। गिरेबान में झांक कर फिर सवाल खड़े करने चाहिए। और आज बाबा साहब की जयंती है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब कब दोगे? सुरेश जी, बाबा साहब का नाम लेते हो, संविधान की किताब हाथ में उठा करके आपके नेता चलते हैं,
बाबा साहब को उनके जीवन काल में कदम कदम पर जलील करने का रिकॉर्ड कांग्रेस का है। चुनाव हरियाणा के लिए षड्यंत्र करने का रिकॉर्ड कांग्रेस का है। बाबा साहब को भारत रत्न न दिया जाए, इसके लिए अड़ने वाली कांग्रेस है। जिस कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न देने में शर्म नहीं आई, जिस कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए खुद के लिए भारत रत्न की सिफारिश करते हुए संकोच नहीं हुआ, उस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात तक नहीं चलाई। कितने दोगले हैं आप। ठीक है, नाम बाबा साहब का लेंगे, राजनीति अनुसूचित जाति की करना चाहेंगे, हाथ में रखेंगे संविधान की किताब और इमरजेंसी लगाकर संविधान को खूंटी पर टांगेंगे भी आप। कैसी राजनीति है ये? यही राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बेनकाब कर दी, आपकी दुर्गति हो गई, आप कहीं दिखते ही नहीं। यही तो कारण है। संविधान उठाते हो तो बताओ कि कब निष्ठा के साथ बाबा साहब और उनके सिद्धांतों के प्रति आप खड़े हुए थे? कभी नहीं खड़े हुए। ठीक है सर। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बाबा साहब, संविधान और संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। ठीक है सर। वीरेंद्र जी मैं लौटूंगा, सुरेश जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुकना होगा चूंकि अब यहां पर चर्चा जनगणना को लेकर हुई, संविधान को लेकर हुई, अंबेडकर को लेकर हुई। तो रजत जी एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्या अब इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर इस विकास की गाड़ी को नहीं देखना चाहिए जिसकी सौगात हरियाणा वासियों को मिली है? देखिए, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि ये सौगात जब पूरे देश को मिल गई तो हरियाणा वासियों ने ऐसे क्या कसूर किया था जो हरियाणा वासियों को आज 14 अप्रैल 2025 के तारीख का इंतजार करना पड़ा। पूरे देश को तो कब की मिल गई। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई बता दीजिए कि कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कोई ऐसा हो, पूरा पहाड़ी इलाका है जहां उनके पास अपने एयरपोर्ट ना हो और जहां सच्ची श्रद्धांजलि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को तो तब होगी। आप ये प्रश्न पहले कर चुके, मैं उत्तर दे दूं, मुझसे छूट गया था। मुझे कमेंट करने दीजिए। बीच में आप रिपीट कर रहे हैं ना, बाद में दिया करते हैं। कोई बात रिपीट कर रहे हैं, उत्तर दिया करते हैं, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, उत्तर ही ले लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट कर लीजिए, उत्तर ले लीजिए। मैंने कुछ और बात करनी है, मैंने कोई और बात करनी है। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अच्छा वीरेंद्र जी एक बार रजत जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। रिपीट मत ठीक है। करिए। पड़ते हो बीच में। अरे आपको एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, आप तो ऐसे न थे। प्लीज प्लीज वीरेंद्र जी एक बार रजत जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। तमीज के दायरे से तो बाहर मत निकलिए। अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होती जब राजस्थान के अंदर भाजपा के एक विधायक ने गंगा जल से मंदिर धो दिया क्योंकि एक दलित विधायक वहां चला गया था। ऐसी सोच है इन लोगों की, ये तमीज सिखाएंगे? ऐसी सोच रखते हैं ये लोग देंगे श्रद्धांजलि? क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप दलितों की? ठीक है, आपको हक ही नहीं है कोई बात करने का। ये कोई बात, ये संस्कार है आप लोगों के? भड़के हुए रजत पंजेटा को। रजत जी एक मिनट, पर्सनल मत होइए। अब सवाल मेरा सर घूम फिर कर वहीं, क्या एक मिनट सर रजत जी प्लीज, मैं सभी से निवेदन करूंगा एग्रेशन में ना आए, सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखें। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं सवाल रजत जी एक मिनट सर रजत जी, सवाल ये है क्या ये जो विकास की गाड़ी है इसको आप शून्य मान रहे हैं? सवाल ये है। 52,000 करोड़ के कर्ज के नीचे है क्या? 3,52,000 करोड़ में तो पता नहीं कितना विकास हो जाता। आप इसको विकास बोलते हो क्या? जो पहले से जिसकी 10 बार उद्घाटन हो गया, जो एक थर्मल पावर प्लांट हमारा लगाया हुआ कब का हमारे समय का है, उसके अंदर भी एक यूनिट जोड़ रहे हो आप कि उसकी प्रोडक्शन को भी, उसकी चलो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कोई नया लगाया है क्या? क्या कोई एयरपोर्ट नया बना है? आज तक आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अभी भी नहीं है, वो डोमेस्टिक भी अच्छी तरीके से नहीं है। वो कितनी दिल्ली की फ्लाइट है आप मुझे बताएं? क्या बात करते हो आप? ये विकास और ये मतलब हद होगी। विरोध करने के लिए विरोध। अभी तक आप ये कह रहे थे कि कुछ नहीं है हरियाणा के पास, अब मिल गया तो आप कह रहे हैं तो हम पहले ही दे चुके थे, तो कुछ नहीं कैसे हो गया फिर? सर सवाल तो ये है।
सवाल घूम फिर कर आप अपने ऊपर ही उठा रहे हैं। विनम्रता से मैं आऊंगा एक रिएक्शन पहले आऊंगा रजत जी। आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर दे रहा हूं, आज भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। रजत आज भी नहीं है, मैं जी कह रहा हूं। आपने ये कहा कि हरियाणा के पास कुछ नहीं था, अब मिल गया, इतने समय इंतजार करना पड़ा, और फिर दूसरी लाइन में आप ये कह रहे हैं ये तो हम दे चुके थे। तो आप अपनी बातों में फंस जा रहे हैं सर। अजय गुड़िया साहब, इंटरनेशनल ठीक एयरपोर्ट है, तो आज भी नहीं है। ठीक है सर, तो आप ये कहिए ना कि इंटरनेशनल क्यों नहीं किया, ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं मिला? अरे मिला है सर, तभी तो सामने आया है। मैं पूछ रहा हूँ कसूर अजय क्या गुड़िया जो जी, आज तक ठीक है दिया? सर, ठीक है, कसूर क्या आप जो आज क्लियर तक नहीं है दिया? सर, अपने एजेंडे पर, अपनी बातों पर क्लियर नहीं मैं क्लियर है। हूं। अजय गुड़िया जी, आप ठीक है, आप बॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके प्रश्न सारे बाइस्ड हैं। ठीक है विरोध सर, करने का आपको लग विरोध कर सकता रहे है हैं। सर, आपको लग सकता है, धन्यवाद भी कर- आपको लग लगने सकता है, की मुझे बात है। इससे कोई साफ पता एतराज लग रहा नहीं है, है। कोई दिक्कत नहीं है। साफ पता लग रहा है। अब थोड़ा साफ पता इंतजार लग रहा है करिए, आपकी अजय बातों गुड़िया से। साहब को सुनिए, आप थोड़ा इंतजार करिए। अजय गुड़िया साहब, ये कैसी बात हुई सर? आप तो ये कह रहे हैं ना कि भाई जो मिल रहा है वो सामने है, और जो सामने है उसको नकारा कैसे जा सकता है? अजय गुड़िया जी, नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं नकारा। हम तो विकास का, डेवलपमेंट का दिल खोल करके स्वागत करने वाले लोग हैं। और दर्शक जी ने सदा एक बात कही है कि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो जब सत्ता में थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तब भी एक बात कही थी कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे किसी और पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो प्रदेश में सड़कें कैसे बनी होती, प्रदेश में ये प्लांट कैसे। देखिए, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा जी, ये चलता रहना चाहिए। तभी अब आप कुछ आज कर दें, आप रोड बना करके कह दें कि सारी रोडें बन गई, ठीक हो गया, उनकी मरम्मत भी करनी होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो साथ में नई रोडें भी बनानी होगी, ट्रैफिक बढ़ेगा तो उन सड़कों को चौड़ा भी आपको करना पड़ेगा, स्टेट आपको डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट ठीक हाईवे है, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है। सुरेश रोड जी, एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षिप्त में, फिर मैं वीरेंद्र जी आऊंगा आपके पास, रजत जी आपके पास आऊंगा। सुरेश जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, हर सरकार में होती है। बिल्कुल, हर सरकार में चलती है, और विकास कोई भी किया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने प्रदेश के लिए मिलकर इसमें साथ देते हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की बूम आ रही है। प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए मैं इसी बात को लेकर वीरेंद्र जी के पास चला जा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। वीरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा उत्तर दें, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं सुरेश जी। देखिए, कहीं भी मैं अपनी सरकार की ओर से ये कह सकता हूं, कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत प्रमाण आते हैं तो हम हस्तक्षेप करते हैं। यहां भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, कुछ रिकॉर्ड पर आया है, तो उसका पीछा किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर चीजों की पड़ताल करके किसी से गलती तो उसको दंडित करेंगे। मुझे केवल रजत जी को यह कहना है कि रजत जी, आप सत्ता में न रहे हो कभी इंडियन नेशनल लोकदल, तो आप ये कहते कि हरियाणा के साथ अन्याय क्यों होने दिया, औरों ने क्यों होने दिया। इंडियन नेशनल लोकदल लंबे अरसे तक सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता में रही। अगर उस समय आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट न होने के लिए कहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे होते तो आज आपको कुछ कहने का अधिकार था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा को एयरपोर्ट दिया पहला, हमको गर्व है। इस मामले में और तरक्की हरियाणा की होगी। हरियाणा का हित और हक अगर कहीं भी उस पर कहीं कोई चोट पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में लगी है, तो हम वो सरकार हैं, वो राजनीतिक दल हैं जो हरियाणा के हकों की कायदे से पहरेदारी और पैरोकारी करना चाहते हैं। ठीक है, रजत जी, बहुत संक्षिप्त में एक फाइनल उत्तर। रजत जी, जब नहीं मिला था तब भी आप रुदन कर रहे थे, और तब आप ढंग से नहीं रो रहे थे। आज आप रुदन कर रहे हैं जब। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रजत जी। हो गया। ठीक है सर, अच्छा नहीं लगता। ठीक है रजत जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है, लेकिन अगर भाजपा भ्रष्टाचार हुआ, उसको सच में अगर सीरियस है जांच कराने में, उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन किसी से कोई गलती हो गई हो, तो भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं गलती से हो गया होगा। भ्रष्टाचार किसी से गलती से नहीं, सोच समझ के भ्रष्टाचार हुआ है। हम स्वागत करेंगे, आप जांच करा दीजिए, हम आपकी इस बात की भी सराहना करेंगे। ठीक है सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे पहलू महत्वपूर्ण हैं जो आप कह रहे हैं, वो भी रोड साहब जो कह रहे हैं वो भी,
वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो भी, और गुलिया साहब जो कह रहे हैं वो भी। अगर गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच के लिए सरकार को तैयार होना चाहिए, और अगर विकास की चीजें सामने आ रही हैं तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, चूंकि इस समय मुझे आज के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। वीरेंद्र जी आपका, सुरेश जी आपका, रजत जी आपका और अजय जी आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।